हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? विद्युत मोटर के बारे में, अर्थात इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है ना। हम जो पार्ट जानेंगे वो मैं उसके बारे में आपको लिखे दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है ना। तो पहला हम जानेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वो क्या होता है। ठीक है ना। सिद्धांत जानेंगे। ठीक है ना। उसके बाद इसके जानेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है ना। तो जिसमें जो पहला पार्ट होता है इसका वो होता है हमारा क्षेत्र चुंबक होता है। ठीक है ना। क्षेत्र चुंबक होता है। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ये जो हमारी आर्मेचर है, आर्मेचर, इसको हम आर्मेचर या आर्मेचर कुंडली लिखते हैं। आर्मेचर कुंडली। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा विभक्त वलय है। ठीक है ना। तो हम विभक्त वलय लिखते हैं, विभक्त वलय। और इसका जो अगला पार्ट है हमारा वो है हमारा ब्रुश। इसका अगला पार्ट है हमारा ब्रुश। ठीक है ना। तो पहले हम इसके प्रिंसिपल में जानेंगे। तो जो विद्युत मोटर का हमारा जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? विद्युत मोटर का हमारा सिद्धांत कहता है कि जैसे ही हम किसको, आर्मेचर कुंडली को हम बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है ना। बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। और जैसे ही हमारी धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, हमारी जो आर्मेचर कुंडली है उस पर क्या होता है, दो विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगते हैं, जिससे हमारी ये चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कुंडली गति करने लगती है और हमें लगातार विद्युत ऊर्जा से सप्लाई करने से यांत्रिक कार्य हमको प्राप्त होते रहता है। ठीक है ना। तो इसका ये सिद्धांत है, यानी कि जैसे ही हमारी आर्मेचर कुंडली गति करेगी, ठीक है ना, तो हमें लगातार यांत्रिक कार्य प्राप्त होता रहेगा। ठीक है ना। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है क्षेत्र चुंबक। ठीक है ना। तो ये है हमारी क्षेत्र चुंबक। ठीक है ना। ये शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होती है, किसमें? विद्युत मोटर में होती है। ठीक है ना। तो इसमें दो ध्रुव होती है। हमारा ध्रुव है कौन सा है, एन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है ना। दूसरा हमारा ध्रुव है एस, जिसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक। तो एक चुंबक होती है जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, जिसके बीच में हमारी आर्मेचर कुंडली रखी होती है। ठीक। इसका जो अगला पार्ट है वो है हमारा क्या है, अगला पार्ट है हमारा क्षेत्र चुंबक। ठीक है ना। क्षेत्र चुंबक, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो फील्ड मैग्नेट है उसकी हम स्टडी कर चुके। इसका अगला पार्ट है हमारा आर्मेचर कुंडली। ठीक है ना। तो आर्मेचर कुंडली हमारी ए बी सी डी, ओके। आर्मेचर कुंडली हमारी ए बी सी डी होती है। ठीक है ना। अब इसका क्या कार्य होता है, आर्मेचर कुंडली हमारी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घूमती रहती है। ठीक है। अगर आर्मेचर कुंडली नहीं घूमेगी तो क्या होगा, हमें यांत्रिक कार्य नहीं प्राप्त होगा। ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विद्युत मोटर का, कौन, आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है स्प्लिट वलय या विभक्त वलय, जिसको हम बोलते हैं, हमारे ये लिखा है विभक्त वलय, या इसको इंग्लिश बोलते हैं स्प्लिट वलय। ठीक है ना। तो स्प्लिट वलय हमारी ये है एल और एम। ठीक। स्प्लिट वलय हमारी किससे जुड़ी होती है, जो हमारी विद्युत मोटर का नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा ब्रुश। ठीक है ना। ये लिखा है ब्रुश, B1 और B2। तो ब्रुश क्या होता है, ब्रुश हमारा किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है ब्रुश। ठीक है ना। अब ब्रुश से हम संयोजक तारों की सहायता से हम ब्रुश को किससे, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक। तो ये तो हमारे किसके, विद्युत मोटर के पार्ट हुए। ठीक। अब हम इसके ऑपरेशन के बारे में जानते हैं, क्रिया विधि के बारे में जानते हैं, या इसकी हम वर्किंग के बारे में जानते हैं, किसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बैटरी से क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। ठीक। जैसे ही हमने करंट बैटरी से सप्लाई किया, ये करंट हमारा आर्मेचर कुंडली में पहुंचा। ठीक है ना। आर्मेचर कुंडली में हमारे दो बल विपरीत दिशा में काम करते हैं। ठीक है ना। याद रखना, या तो हम लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, जो हमारे ये फोर्स को बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, ये किसको बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये है हमारे, मैंने बहुत अच्छे से आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है ना। या हम दूसरा हम यूज कर सकते हैं, कौन सा,
राइट हैंड पाल्म रूल, ठीक है ना, या दाहिने हाथ के हथेली का नियम, ठीक, जिसमें हमारा ये क्या प्रदर्शित करता है, ये हमारा प्रदर्शित करता है धारा की दिशा को। अगर हम धारा की दिशा में अंगूठे को करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारा भाग है हथेली, इसको हम किसकी तरफ करें, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो जो सामने का भाग होता है, सामने का भाग, ये हमारे बल को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये जो हमारा दाहिने हाथ की हथेली में है, तो ये क्लियर हो गया ना, ये हमारा आई को प्रदर्शित करेगा, ये हमारा बी, ये आई को प्रदर्शित करेगा, ये बी को प्रदर्शित करता है, और ये किसको प्रदर्शित करता है, ये हमारा एफ को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, हमारा एफ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अब हम इसमें हम देखेंगे, अगर हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे, तो अगर हम धारा की दिशा में अंगूठी को करेंगे और हम इसको इस तरह से करेंगे, तो हमारे यहाँ जो बल होगा वो अंदर की तरफ कार्य करेगा, ठीक है ना, बल अंदर की तरफ कार्य करेगा। और इसमें हम देखेंगे, तो अगर हम इसको भी अगर इस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, तो हमारे यहाँ जो फोर्स है वो बाहर की तरफ कार्य करेगा, क्लियर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जब हमारा फोर्स बाहर की तरफ कार्य करेगा, तो इसमें तो ए बी वाली जो साइड है इसमें अंदर की तरफ कार्य कर रहा है और इसमें बाहर की तरफ कार्य कर रहा है, यानी कि दो विपरीत दिशा में बल जब लगते हैं तो वो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब बलयुग्म का निर्माण करते हैं तो ये कुंडली क्या होती है, अपने आप फिर जब विपरीत बलों में घूमने लगती है, ठीक, यानी कि ये घूमने लगती है, लगातार ये घूमती रहती है और हमको लगातार यांत्रिक कार्य प्राप्त होता रहता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं, हमारी आर्मेचर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घूमती रहती है और हमको यांत्रिक कार्य प्राप्त होता रहता है, ठीक। तो ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक स्टूडेंट। अब हम आगे आपको बताएंगे किसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट ने क्या बताया था, है आपको पता? अगर आपको बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में पता हो तो बताइए, ठीक। तो बायो-सेवर्ट ने बताया था कि एक हमारी धारावाही कोई चालक लें, ठीक है ना, ये हमारा कोई धारावाही चालक है, इस पे हमें किसी पॉइंट, यानी कि ये हमारा पॉइंट पी है, इस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी चालक से हमारी, या ये चालक तार है, इससे हमारी दूरी क्या है, आर है। अगर इससे इसकी दूरी आर है, ठीक है ना, और हम इस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, ये हमें किसने बताया था, बायो-सेवर्ट ने बताया था, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना, बायो-सेवर्ट नियम, ठीक। तो ये हमारा हो गया बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। तो बायो-सेवर्ट ने बताया था, तो इसने बताया था कि अगर हमें बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला अगर हम इसकी लंबाई हम कितनी मान लें, डी एल या डेल्टा एल मान लें, ठीक। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, इसमें जो धारा बह रही है इसके भी अनुक्रमानुपाती है, होता है, ये किसके, आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तीसरा, ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तीसरा ये किससे, यहाँ से चालक से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसके बीच में एंगल हमारा थीटा है, तो ये थीटा के जो क्या है हमारी ज्या है, जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको संयुक्त रूप से लिखें, कंबाइंड फॉर्म में लिखें, तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो आता है हमारा v अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इसकी जगह पे अगर हम k लिख दें, अनुक्रमानुपाती, जब भी याद रखना, जब भी हम किसी भी फॉर्मूले में अगर अनुक्रमानुपाती हम हटाते हैं तो हमें
वहां पर एक कांस्टेंट यूज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट हमने कौन सी यूज कर दी, आई यूज कर दी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और जो ए की वैल्यू बायो सेवर्ट ने बताई वो बताई अपॉन 4 पाई, ठीक। तो अब हम इसकी वैल्यू है जो संयुक्त रूप से हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई इंटू एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि हमारा थीटा बराबर 90 है तब हमारा फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। अब ये हमारा बायो सेवर्ट का मेन फार्मूला है, ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख देंगे बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल इंटू वेक्टर आर अपॉन आर टू दी पावर, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक। तो स्टूडेंट ये तो हुआ हमारे बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का लॉ। उसने किसके बारे में बताया, किसी धारावाही चालक के पास स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो किन किन चीजों पर निर्भर करता है उसके बारे में उसने बताया था, या किन किन फैक्ट पर निर्भर करता है, किन किन पॉइंट पर निर्भर करता है, उसके बारे में बायो सेवर्ट ने बता दिया, ठीक। अब हमको देखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई हमारी धारावाही चालक है, उस पर जो हमारा बल लगता है उसके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अगर हमारा ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम ये ले रहे हैं, ठीक है, लिखिए दे रहा हूं मैं इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ठीक है ना। तो अगर हमारा कोई चालक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर थीटा कोण पर रखा हुआ है, ठीक है ना, थीटा कोण पर रखा हुआ है, अच्छे से देखना, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, ठीक है ना। थीटा कोण पर ये रखा हुआ है, देखो ये हमारा कोई चालक है, ठीक है ना, जिसमें हमारी करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है ना, आई फ्लो हो रही है, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र से इस पर थीटा कोण पर बेंड है या झुका हुआ है, ठीक। तो इस पर जो हमारे फोर्स लगेगा वो किन किन पॉइंट पर निर्भर करेगा, ठीक। तो पहले तो ये इसकी लंबाई, ठीक है ना, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, इसमें बहने वाली धारा के भी अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। उसके बाद ये जो इसमें जो क्षेत्र हमारा एक समान उसके भी ये अनुक्रमानुपाती यानी कि बी के ये अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद जो कोण है उसकी जेआर या हम कह सकते हैं साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराई दे रहा हूँ कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो हमारा बल लगता है वो इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, विद्युत धारा के भी या धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है, और किसके इसके बीच में जो कोण बनता है उसकी जया के भी अनुक्रमानुपाती होता है, या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। कंबाइंड फॉर्म में अगर हम इसको रखेंगे
तो हमें जो इसका जो फार्मूला प्राप्त होगा वो होगा ILB sin थीटा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का फार्मूला। ठीक, अब अगले वीडियो में बताऊंगा लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है ना, फैराडे के नियम क्या होते हैं, और AC और DC जनरेटर के बारे में बताऊंगा। तो बहुत बेहतरीन ये टॉपिक है। ठीक है ना, आप वीडियो को बस शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और देखना कितनी अच्छी से चुटकियों में आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से बता दूंगा। थैंक यू।